अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जंग के दुनिया के और इस खित्ते के ऊपर क्या असरात होंगे और अमेरिका इसमें से क्या हासिल पाएगा? ईरान कितनी देर इस मुकाबले की फ़िज़ा में खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ एक दुनिया का पाकिस्तानी मुस्लिम वर्ल्ड का कहना चाहिए उसके साथ हमदर्दियाँ मौजूद हैं और दुआएँ भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अली ख़ामेनी की शहादत के बाद एक जज्बा है जो मुसलमान चाहते हैं कि ईरान अपनी जगह पर खड़ा रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मिज़ाइल उसके पास फायर करने की सलाहियत है, एयरफोर्स के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते, उनके पास ना होने के बराबर एयर पावर है। अमेरिका और इसराइल के जहाज़ आते हैं और बमबारी करके चले जाते हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन एक मिज़ाइल पावर उसके पास है जिसके नतीजे में अभी तक उसने इस इलाके के अंदर जितनी अमेरिकन बेसिस हैं, वो ख़ास सऊदी अरब में थी तो वहाँ तक पहुँच गए, जो मेरे ख्याल में उनको सऊदी अरब को नहीं अटैक करना चाहिए था, सऊदी अरब से दूर रहना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा यूएई देख लें, साइप्रस तक जाके उन्होंने अटैक किया, तो उनकी रेंज में मौजूद हैं, वो उनकी मिज़ाइल पावर की रेंज में मौजूद है और उनको हिट कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें से बेशतर ममालिक उनके पास वो डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जो अमेरिकी कंपनियों ने कोई थर्ड मिज़ाइल है या इसराइल के अंदर चले जाएँ तो उसने वो आयरन डोम बना के तो बड़ा उसको वो हाईलाइट करते थे कि इससे बड़ा ग्लोरीफाई करते थे कि इससे बड़ा तो सिस्टम दुनिया में आज तक बना ही नहीं है। वो उस आयरन डोम को भी, उनके वो एरो मिज़ाइल सिस्टम को भी, वो अमेरिकन थर्ड सिस्टम को भी, वो 100 को 150 मिज़ाइल गिराते हैं तो फिर भी 5-10 अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। लेकिन इसराइल, क्या ईरान मुसलसल इसराइल के ऊपर या अपनी निशानाबाजी मिज़ाइल की बरकरार रख पाएगा? अगले अगर 15 से 20 रोज़ ईरान अपनी इस पावर को बरकरार रख पाता है तो एक बड़ा सवालिया निशान उठेगा कि अमेरिका और इसराइल और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं इस इलाके के अंदर, क्या वो इस सिचुएशन को सस्टेन कर सकेंगे? अभी सूरत हाल ये है कि आबनाए हरमुज़ बंद होने के बाद तेल की सप्लाई दुनिया में बंद हुई है, जिससे तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। ईरान ने गैस की पैदावार बंद कर दी है, जिसके नतीजे में यूरोप सारे में गैस की कीमतें चढ़ गई हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आएगा कि जो हमारे वो RLNG फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उसको हमने आगे चलाना कैसे है, क्योंकि ऑफिशियली कतर ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी उस पैदावार को बंद कर रहे हैं। तो एक साइकिल है पूरा, कुछ 2 हफ्ते उसको शट डाउन करने का टाइम है, दोबारा अब भी करेंगे तो फर्दर 2 हफ्ते का टाइम है उसको दोबारा से, जब वो फायर करते हैं उन प्लांट्स को चलाने के लिए तो अगेन उन्हें 2 हफ्ते चाहिए। तो एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में डेवलप होगा और इसको दुनिया कितनी देर बर्दाश्त कर पाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर आगे कैसे चलेगा? इसराइल और अमेरिका की जो बमबारी है ईरान के अंदर, पाकिस्तान को एक पोजीशन इख्तियार करनी है और पोजीशन पाकिस्तान के मफादात से हट के नहीं हो सकती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक 2 तरफ़ा मुआहदा है। जब इस ईरानी मिज़ाइल जाके सऊदी अरब के ऊपर गिरे तो कल डार साहब ने असम्बली के अंदर उसका इजहार किया कि उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को कॉल करके बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, अगर आप सऊदी अरब के ऊपर निशानाबाजी करेंगे तो हम वो डिफेंस पैक्ट में हिस्सेदार के तौर पर हमें एक पोजीशन इख्तियार करना पड़ेगी। उसके बाद ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमलों से पीछे हट गया, जो एक सेंसिबल पोजीशन है। मुस्लिम दुनिया के लिए सऊदी अरब की एक बहुत मरकज़ी हैसियत है, मक्का और मदीना सारी दुनिया के मुसलमानों के करीब है, ईरान के भी उतना ही करीब होगा, तो उसको निशानाबाजी में शामिल करना एक दुरुस्त फ़ैसला नहीं था। उनकी ऑयल फील्ड जो थी एक अरामको की, उसको हिट किया गया। अमरीकी अड्डे जो हैं वो बाकी कतर के अंदर हों, UAE के अंदर हों, ओमान के अंदर हों, उन बहरीन के अंदर हों, उन सारों के ऊपर ईरान ने अपने मिज़ाइल बरसाए हैं। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, ये डायरेक्शन क्या होगी इस वॉर की, कितने दिन चलेगी और पाकिस्तान और खित्ते के बाकी ममालिक को क्या पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए, उसके ऊपर इनसे हमारे साथ हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, डॉक्टर जमील अहमद ख़ान और जनरल अब्दुल क्यूम साहब। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जमील साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँगा। सर, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं अमेरिकन सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं पीट हेगसेट, उससे शुरू करूँगा। उनकी किताबें, उनके रीसेंट वीडियोस, उनके रीसेंट स्टेटमेंट्स, सारों के अंदर एक वो टेली एवेंजलिस्ट वाला उनका करैक्टर है, वो खुल के सामने नज़र आता है। उनकी एक किताब है अमेरिकन क्रूसेड, उसके अंदर भी पढ़ें तो वो इस्लाम को अपना दुश्मन करार देते हैं और नेतन्याहू को कहते हैं कि उसकी पॉलिसीज़ ठीक हैं, और मुसलमानों के मतलब तो उनका ख्याल ये है कि इनको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियंस की वो एक बर्तरी हासिल है, ये ना हो कि ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाए, इस तरह के उनके अल्फाज का चुनाव है। और बड़े सख्त तरीन अल्फाज में ईरान की जो न्यूक्लियर पावर वाला वो जिक्र उन्होंने किया गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट के अंदर, वो काबिल मज़म्मत अल्फाज का चुनाव था। तो ऐसे लोग अमेरिका में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं। जो अमेरिका का सफ़ीर है इसराइल के अंदर, हकाबाई, उसका भी जो स्टेटमेंट था, उसका भी जो स्टेटमेंट था वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो ग्रेटर इसराइल को कहते हैं कि ये इनका डिवाइन राइट है। तो ऐसे में मुसलमान दुनिया के लिए रास्ता तो बड़ा क्लियर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इबाहम का शिकार है कि उन्हें करना क्या है।
डॉक्टर जमील साहब। जी हाँ, जिस जिस लिहाज से ये मज़हब को रास्ते में लेके आ रहे हैं अमेरिकन्स, आपने अमेरिकन एम्बेसडर का जिक्र कर ही दिया जो तल अवीव में इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया और बिब्लिकल राइट की बात की, जो कि पैराग्राफ 17 के मुताबिक कि बाइबल में जो दिया हुआ है वो अब इनका राइट है और वो ग्रेटर इजराइल की तरफ नाइल से लेके यूफ्रेट तक, वो तो अपनी जगह आपने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात कर ली। एक और हैं बड़े कलीदी शख्सियत हैं और माइकल रीबियो और इवन डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि जी ये ईरानियंस जो हैं ये फोनेटिक्स भी हैं और इसके साथ साथ ये लूनेटिक भी हैं, मतलब क्योंकि मज़हब के साथ वो जोड़ रहे हैं। और फिर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो दोनों ये कहते रहे हैं कि ये एक थियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, लिहाजा ये नज़रियाती गवर्नमेंट है और इनसे ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो भाई अगर आप जब उनको दीवार से लगाओगे तो दीवार से लगाने के बाद लोग तो इस नहज पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो अब आप देख रहे हैं हमले, जिसका आपने जिक्र किया मिसाइलों का, वो हमले अब उनको दीवार से लगा दिया गया तो उनके पास मिसाइल डोमेन ही रह गया है। फ़िज़ाओं पर तो वो चीनों की तरफ फिर रहे हैं इजराइल और अमेरिकन जहाज़ को 300 जहाज़ तो बहरी बेड़े और इन जगहों पर हैं जो कि इनके बेसेस हैं, तो वो कॉर्पोरेट बम्बिंग कर रहे हैं। अभी एक शख्स से बात हो रही थी तेहरान में, वो कह रहे थे बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बम्बिंग है। और वो तो कहते हैं कि हम निशाना नहीं बना रहे हैं सिविलियन बिल्डिंग्स को, लेकिन यहाँ सिविलियन बिल्डिंग्स पे सारी की सारी बिल्डिंग मस्मार हो रही हैं। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। बहरहाल उससे कता नज़र बात यह है कि ये मामला फैलता नज़र आ रहा है। ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, ईरान इराक नहीं है, लीबिया में मैं ख़ुद सफ़ीर रहा हूँ, वहाँ के मामला दूसरे थे। ईरान के आबादी पूरी, एक तो यह है कि 90 मिलियन की आबादी है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा मुल्क है, हर किस्म के उसमें जोग्राफिया टोपोलॉजी है उसमें। तो उस लिहाज से अमेरिकन को दुश्वारी बहुत पेश आएगी, इसके बावजूद कि वो जिस तरह उनके मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं अमेरिका में कि इससे, बल्कि उनके कूपर कमांडर जो हैं इनके सेंटकॉम के, वो कहते हैं कि इससे पहले जनरेशन्स ने ऐसी मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं देखी थी जो हमने कर दिया। तो इतनी बड़ी वार मशीन के सामने ईरान अगर खड़ा है तो अपने जज्बे के तहत खड़ा है, और ईरान वाहिद मुल्क रह गया था जो कि इजराइल के सामने उसको कोई जवाब देता था। और मैंने देखा यह है कि ईरान, चाहे वो डायलॉग की बात हो, JCPOA की बात हो, या अब जो गुज़श्ता 3 सेशन हुए आखिरी जेनेवा में, जिसके बाद ही हमला कर दिया गया ईरान पर, तो वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रह के सारी बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जो हमले हुए हैं ये किस इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, लेकिन फिर एक दूसरा सवाल उभरता है कि अमेरिका और इजराइल के लिए लीगल फ्रेमवर्क तो कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि ये सारों के इल्म में है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुद उनके सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज़ का इजहार किया है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो तबाह हो रहा है, लोग कदर नहीं करते हैं। तो और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वहाँ, जिसमें जॉन मीर शाइमर एक सबसे काफ़ी जय्यद किस्म के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, और शिकागो में पढ़ाते हैं, जेफरी सैक्स हैं, वो दोनों बताते हैं कि ये माइट एंड इज़ राइट वाला सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया है। पहले था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लचक थी, लेकिन अब ये माइट एंड राइट। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब देखें, जब पूरे इसमें खलीजी ममालिक में, बल्कि ये पहली दफ़ा है दुनिया में, World War II और 3 में भी, जो हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथी हैं वो बताएंगे इस पर मज़ीद, कि कोई 15 एक सॉवरन टेरिटरीज़ पर ईरान ने कंकरेंटली दागे हैं अपने मिसाइल्स, और वो उसमें 4-5 तो सिर्फ यूएई में है, जिसमें इटली का एक अड्डा है, उसमें फ्रांस का अड्डा है, उसमें यूएस का अड्डा है, इसी तरह साइप्रस का हमने सुन लिया, और बाकी तमाम अड्डे, तो उसमें मिला के एक साथ। जनरल क्यूम साहब से भी इस पे राय ले लें। और जनरल साहब, ईरान कितने दिन, जनरल अब्दुल क्यूम साहब, ईरान कितने दिन अपनी जवाब देने की सलाहियत जो है उसको बरकरार रख पाएगा? ये बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ऊपर से दावा यह है अमेरिका और इसराइल का
कि वो इतनी फायर पावर यूज़ कर रहे हैं, एयर पावर यूज़ कर रहे हैं कि नीचे से जितने उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं उसको तबाह करें, दावा ये है। लेकिन अभी तक ईरानियन मिसाइल चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ईरान में ये सलाहियत है कि वो अगले 2 से 3 हफ्ते अपनी ये फायर पावर जो मिसाइल की है इसको बरकरार रख पाए? देखिए मलिक साहब, मिलिटरीली तो ईरान का कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका के साथ, चूंकि अमेरिका डेफिनेटली एक सोल सुपर पावर है, स्पेशली मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है। और साथ उनके इसराइल भी मिला हुआ है, इसराइल भी उनकी इकानमी स्टेट है। तो इसराइल अमेरिका है, अमेरिका इसराइल है, तो ये मिलके एफर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत है ईरान की, जो इस सारे हमले को सस्टेन करने के साथ साथ आप आगे उनको जवाब भी दे रहे हैं, मिसाइल्स का फायर भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मिलिटरीली तो वो रेजिस्टेंस एक खास पीरियड तक ही दे सकते हैं। लेकिन ईरान की जो ताकत है वो मिलिट्री माइट नहीं है। उनकी जो ताकत है वो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका एक सिस्टम है। और दैट इज द रीजन कि उनकी लीडरशिप, और आप रिजीम चेंज भी करते रहें तो ईरानियन स्टिल चूंकि एक बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन है और उनके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। मैं मलिक साहब यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पिछली सदी के वस्त में जब लीग ऑफ नेशन बिल्कुल यूजलेस होगी, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन को कोई नहीं पूछ रहा, तो फिर ये सीड्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। तो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, जिसमें बहुत कुछ 7 से 8 करोड़ लोग लुकमा अजल बने और न्यूक्लियर भी यूज हुआ। अभी यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल टूथलेस किया गया है। तो इस वक्त जो एक ट्रायंगल ऑफ रिप्रेशन है वो सामने है, और उसमें नंबर 1 इंडिया है, जो कि अखंड भारत के ख्वाब में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है थ्रू अफगानिस्तान। दूसरा आपको देखिए कि इजराइल है, जो कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में ईरान पे हमलावर है और मुसलमानों के अंदर भी नफरत फैला रहा है ताकि वो उनको अपनी लाइन में ले। और तीसरा अमेरिका है, जो कि अपनी सोल सुपर पावर के स्टेटस को इरोड होते हुए देखता है और वो समझता है कि दे वांट टू रिटेन दैट। और उसके अंदर मिलिटरीली तो वो स्ट्रांग हैं, चाइना से बहुत आगे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली शायद अभी चाइना उनको सुपरसीड कर रहा है। तो इसलिए ये सारों की जो मिशन इकट्ठे होते हैं, तो अमेरिका ऑन वन हैंड तो ईरान के ऊपर हमलावर है अलॉन्ग विद इजराइल, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक बड़े हैं। और बड़े ये हैं कि उन्होंने, आपने नोट किया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि अगर हमारा बैनुल अक़वामी सतह पे कोई कॉम्पिटिटर है या जियो पॉलिटिक्स में राइवल है तो वो चाइना है। अभी चाइना अगर इकोनॉमिकली आगे निकल गया है और जोर से निकल जा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का क्या तरीका है? न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका है कि एनर्जी के क्राइसिस क्रिएट की जाए। दैट इज द रीजन कि अमेरिका एक अपनी गेम स्ट्रेटेजिक खेल रहा है। वेनेजुएला से चाइना को क्रूड ऑयल जाता था, रोक दिया। अभी आप ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, इसमें से यानी टोटल चाइना की जो एवरी डे इंपोर्ट है ऑयल की, वो है 10 मिलियन बैरल्स। दैट मींस 1 करोड़ बैरल उनको हर रोज चाहिए होता है, जो वो इंपोर्ट कर रहे थे। अभी ये जो कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कंट्रीज हो गए हैं, वेनेजुएला को भी शामिल करें, और ये कंट्रीज जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के हैं, इनमें इसका मतलब है कि 5 मिलियन दैट मीन्स 50 लाख बैरल पर डे उनको जाना बंद हो जाएंगे। तो दैट इज हाउ ये एक गेम बड़े लेवल के ऊपर है, ताकि चाइना को न्यूट्रलाइज किया जाए इकोनॉमिकली और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एट द सेम टाइम इंडिया को भी फ्री हैंड है, इजराइलीज को भी फ्री हैंड है, और अमेरिका ऊपर बैठ के उनकी किसी बात पे किसी को एतबार नहीं है। इनके साथ डायलॉग शुरू किए और डायलॉग करते कराते टाइम चेंज किया और डिफेंस बिल्डअप किया और अटैक कर दिया। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, ईरान के ऊपर मेरा सवाल अभी बरकरार है कि क्या ईरान 2-3 हफ्ते अपनी मिसाइल फायर करने की सलाहियत को बरकरार रख पाएगा? क्योंकि आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत ने एक चीज़ पैदा कर दी है कि ईरानी कौम खड़ी हो गई है। वो जो डिवीजन्स वाले सवाल थे वो दम तोड़ गए हैं, रेजिस्टेंस वाली चीज़ ज़्यादा सामने आ गई है। तो क्या ईरान खड़ा रह पाएगा? एयर कमोडोर साहब।
बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, ये सारी ज़ाहिर है दुनिया यही जानना चाह रही है, लेकिन मैं क्विकली 30 सेकंड का पहले एक इसका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड दे के फिर मैं इस पे आता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर ये लॉन्च जो वॉर की गई है वो इसी में फॉल्ट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं टीवी पर और कहते हैं कि मैंने लॉन्च कर दिया। नॉर्मली इतना बड़ी सुपर पावर जब लॉन्च करेगी तो उसको प्रेसिडेंट को आके ये कहना चाहिए था कि मैंने इस वजह है, चाहे वो फॉल्स वजह है, एथिकल है, नहीं है, उस पर बात नहीं मैं अभी कर रहा। होना ये चाहिए था कि वो आकर कहें कि ये वजूहात है मेरी जिस पर मैं कन्विंस हूं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और जब ये अचीव हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। तीन चीजें इंग्रेडिएंट होने चाहिए थे इस तकरीर के। वो आकर कहते हैं कि हमने लॉन्च कर दिया है, कोई जस्टिफिकेशन सिर्फ हार्डली बताते हैं, और आकर कहते हैं ईरानी अवाम टेक ओवर कर लें। यानी कभी भी आप दुश्मन मुल्क के अवाम को एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर रख कैसे सकते हैं? तो इसे पहला फॉल्ट तो मुझे इसी में ये नजर आया है। तो एथिकल तो बाद में आते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि मैंने सोच लिया है कि तीन जो प्रोबेबल नॉमिनेशन जो होंगी अगला इनके बाद आयतुल्ला खामनेई के बाद, वो कौन होंगी। तो चंद घंटे बाद एक और इंटरव्यू में कहते हैं कि जो हमने पहली स्ट्राइक की है, वी हैव एक्चुअली किल्ड 2 आउट ऑफ 3। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। वो लोगों पर डिपेंड कर रहे थे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब कॉज जस्टिफाइड नहीं होगी आपकी, तो वॉर भी जस्टिफाइड नहीं होगी, तो रिजल्ट भी जस्टिफाइड नहीं होगा। अब मैं आता हूं कि कितना सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका ने खुद अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि हम इनविंसिबल हैं और इनवनरेबल हैं। ये हमने नहीं कहा, अमेरिका के सदर ने कहा कि हमारी ये दोस्तों स्ट्रेंथ है। पहली बात तो ये, अब जब आप इनविंसिबल हैं और इनवनरेबल हैं, तो फिर जो रिजल्ट 4-5 दिन का है, तो कोई मान रहा है कि वो इनविंसिबल है और इनवनरेबल है। पहली बात ये तो हाइप उन्होंने खुद क्रिएट कर दी। ये आज का नहीं है। वर्ल्ड वॉर जब शुरू नहीं, जब आप अनफोल्ड करते हैं किसी फोर्स को, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो, जब अनफोल्ड करते हैं तो वो मिथ को या आपने ऊपर ले जाना होता है या ले जा सकते हैं, या वो मिथ ड्रॉप हो जाती है। अमेरिका की ड्रॉप हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुई है जैसे 1940s में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर कोई नंबर 1 आर्मी गिनी जाती थी वो फ्रेंच आर्मी थी, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश आर्मी थी। जब उन्होंने हमला किया तो सारी एक्सपोज हो गई और मिथ खत्म हो गई, फिर जर्मन आगे निकल गई और वो रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ज्यादा स्पेसिफिकल आते हैं। देखिए, ईरान के लिए क्या ऑप्शन है, जो आप कह रहे हैं ज्यादा फोकस अब उस पर करते हैं। ईरान के पास, ईरान ने कुछ नहीं करना, उसे जंग जीतनी नहीं है, उसे सिर्फ सर्वाइव करना है। सर्वाइव 2 तरह का था ईरान के लिए, एक उसकी लीडरशिप की सर्वाइवेबिलिटी और एक उनकी मिलिट्री हार्डवेयर की और स्ट्रेंथ और रिजॉल्व की सर्वाइवेबिलिटी। पहला, वो सर्वाइवेबिलिटी तो हार गए। जो आयतुल्ला खामनेई और उनके लीडर थे, उनकी सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सके। उसमें मैं ज्यादा देर लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, तो कर सकता हूं, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है अभी आपका। तो सर्वाइवेबिलिटी अब बची इनके पास सिर्फ वेपन्स की। इन्होंने कोई शिकस्त नहीं देनी, डिमोलिश नहीं कर देना अमेरिका को। इन्होंने सस्टेन करना है। जो हिटिंग ले रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से या 4-5-6 दिन से, वो सिर्फ इतना करना है कि अपनी सस्टेन करें। मैं बड़े अरसे से इसको पढ़ रहा था, अपनी भी डॉक्यूमेंट्रीज करता हूं, तो मैंने इनका रिसर्च किया है कि क्या इन्होंने किया है। खास तौर पर जून 2025 से लेकर ये 7 महीनों में इन्होंने अपने बंकर्स ऐड किए हैं, इन्होंने टनल्स और ज्यादा डीप की हैं, जो अपने कैमोफ्लाज करके इन्होंने कंटेनर्स पहुंचाए थे। वो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका अपने सैटेलाइट से रीड ना कर ले, वो कंटेनर बहरी जहाजों से आकर सीधे टनल्स के अंदर चले गए हैं। जो अमेरिका को फिक्र लगी हुई है थ्रू आउट कि ये क्या ले गए हैं, अंदर जाकर क्या खोलेंगे और क्या वापस लॉन्च होगा। अब जिस तरीके से वो हिट बैक कर रहा है, मेरा मानना यह है कि वो सस्टेन करेगा। और एक आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड करता चलूं कि अमेरिका ने यह समझा था कि खामनेई साहब को शहीद करने के बाद, 40 टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बाद, 37 पिछली दफा भी किए थे, जून 2025 में 37 किए थे, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एलिमिनेट किए थे, अभी 40 करके वो समझ रहे थे ये तो डिसीजन मेकिंग लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान की जितनी मिलिट्री हायरार्की और जितनी पासदारान इनकलाब का मैं पढ़ चुका हूं, उनकी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और टारगेटिंग स्ट्रैटेजी तक तो वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एग्जीक्यूशन और मैनिफेस्टेशन ऑल टुगेदर डिसेंट्रलाइज्ड है। ईरान का जो 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका में जितने कमांडर्स फैले हुए हैं, अपने अपने वेपन्स के साथ खड़े हैं, उनको अपने टारगेट का, अपने टाइमिंग का और जो वेपन यूज कर रहे हैं उनका क्लियर है, तो डिपेंडेंट नहीं है। वो ऑटोनॉमी दी जा चुकी है उनको। इसीलिए मेरा मानना यह है कि वो सस्टेन करेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, जो इलाके के ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक का अगर सवाल करें, कतर के अंदर अल अदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा इस इलाके के अंदर।
उसके अंदर जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम लगा हुआ है, उनका रडार सिस्टम लगा हुआ है, उसको जाके उन्होंने मारा, हिट कर दिया, उड़ा दिया। यूएई के अंदर जो रडार सिस्टम लगा हुआ है, मिसाइल लगा है, उसको उड़ा दिया है। जो एम्बेसी थी यूएई के अंदर, उसके अंदर आग भड़क उठी है। रियाद के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी थी, उसके अंदर आग भड़क उठी है। बहरीन के अंदर जहाँ उनका वो 5th फ्लीट है, उसके अंदर जाके उन्होंने हिट कर दिया। तो मिसाइल हिट करने की सलाहियत उनके पास है, चाहे 100 तबाह हो के 2 लग रहे हैं, लेकिन 2 लग रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी कि ये अमेरिका जो अपने आप को कहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मेरे मुकाबले में कोई फ़ौज खड़ी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा वो कहते हैं कि हमारे पास वो सिस्टम है जो आने वाले मिसाइलों को और जहाज़ों को हवा में मार गिराता है, नीचे आने नहीं देता। उसके बावजूद वो मिसाइल पहुँच रहे हैं। तो कोई रूसी, कोई चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का मिक्सर बना के रानियों ने कोई चीज़ बनाई हुई है जो एटलीस्ट प्रिसीजन हिटिंग हो रही है। ये ममालिक कितनी देर इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेंगे? जी, आखिरी बात को थोड़ी सी मैं पहले इसका जवाब दे लूँ और उसके बाद फिर ये कतर और बाकी जगहों पर जहाँ हमले हो रहे हैं उस पर आ जाऊँगा। पहली बात तो ये है कि यस, जब ये जून के बाद से लेके अब तक, जिस तरह एयर कमांडर चिश्ती साहब भी बता रहे थे, उसमें से एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ मैं, और वो ये है कि 24/7 बेसिस पे उनकी जो मिसाइल्स फैक्ट्रीज़ हैं, ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि वो उन्होंने काम करना शुरू किया और कसीर तादाद में उन्होंने स्टॉक पाइल करना शुरू किया। और जैसा कि तस्करा हो रहा था कि टनल्स को मज़ीद डीप किया ताकि ये जो बम्बिंग कर रहे हैं F-35 से और बाकी उनसे वो बच सके। तो उन्होंने इस तरह डिस्पर्स अपने आप को कर लिया है। और मोबाइल जो इनकी लॉन्चर्स हैं, जिसका का जिक्र ख़ुद अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि हम इसको भी न्यूट्रलाइज़ करेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि उनकी जितनी सलाहियतें हैं उनको हम तकरीबन न्यूट्रलाइज़ कर चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स बात बता रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जो रडार वगैरह को नुकसान पहुंचाया है, यही तो अमेरिका का ज़ोम था कि इतने बहरी बेड़े जिस पे तमाम के तमाम थाट भी हैं, तमाम के बाद तमाम जो है वो उनके पास है कि किस तरीके से इन को एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करके और न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे इतने एसेट को, ये बहुत कीमती एसेट था जो कि रडार आप जिसका जिक्र किया अपना लुदैद पर कतर में, और इसी तरीके से यूएई में भी जो एयरफोर्स के 3000 के करीब वहाँ एक अबू धाबी में इनका बेस है एयरफोर्स का, उधर भी रडार वो चिश्ती साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी आयरन डोम और सारी जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चीरते हुए अपने अहदाफ पर कुछ ना कुछ जाके लगे हैं, और जिन्होंने नुकसान भी किया है। और फिर एक और जो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो ये है कि ये लैंडिंग स्ट्रिप्स जो हैं, इन तमाम पर ये मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ठीक है, उसको कुछ अरसे के लिए तो रेंडर करते होंगे ना नाकारा, ताकि उनकी सप्लाई लाइन को भी फ़र्क पड़े। क्योंकि जिस तरीके से एमुनेशन खर्च हो रहा है अमेरिका का, जिस तरीके से बॉम्बिंग की जा रही है ईरान पर, तो वो उनको सप्लाई लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कल डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि हमारे जो एलाइज़ हैं, यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके पास काफ़ी स्टॉक पाइल है और वो भी है, और हमारे पास काफ़ी स्टॉक पाइल है, तो हमें कोई इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दर हकीकत एक उसकी लिमिट होती है और वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। और ईरान तो अपने टर्फ पे लड़ रहा है ना, ईरान तो अपने इलाके में लड़ रहा है, 7 समुंदर पार से तो आया नहीं है वो। तो ईरान के पास सस्टेनेबिलिटी, और जैसा कि जिक्र हो रहा था, ये जो स्ट्रेटजी बना के गए थे उनके सुप्रीम लीडर, जिसमें कि उन्होंने उस वक्त ही ये सारा बंदोबस्त कर लिया था कि अगर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और जो बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की और बड़ी डिसिप्लिन किस्म की और बड़ी मोटिवेटेड किस्म की और आइडियोलॉजिकल किस्म की जो कौम होती है, उनमें क़यादत के किसी लिहाज से एलिमिनेट होने से उनका काम नहीं रुकता है। और ईरानियन तो इस मामले में ब्रेक करीब आ गई जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सरहद का जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ से इंडिया हमला करने के लिए आमादा बैठा हुआ है। वो संदूर को कहता है अभी तक जारी है। दूसरी तरफ आ जाएं, ईस्ट के वेस्ट की तरफ आ जाएं, तो अफ़गान साइड से वहाँ पे भी इंडिया का कनेक्शन मौजूद है। टीटीपी और अफ़गान तालिबान
वो रोज़ाना कोई रास्ता ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए, और पाकिस्तान अब फुल स्केल वॉर के ऊपर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स वहाँ जाके जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं उनके ऊपर बमबारी कर रही है। पीछे बढ़ जाता है ईरानियन बॉर्डर, जहाँ पर अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर हमलावर हैं। जनरल क्यूम साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपने दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखें, ये आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, उसको आप गौर से देखें तो हम एलंगेटेड हैं और इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। एक साइड पे यहाँ ये रहीम यार खान का एरिया है, वहाँ तो 300 किलोमीटर है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो और सेकेंडली वल्नरेबिलिटी ईस्टर्न बॉर्डर पे ये है कि जो स्ट्रेटेजिक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं हमारी, रेल रोड नेटवर्क, वो और पॉपुलेशन सेंटर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, वो ईस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ हैं और वल्नरेबल हैं। दैट इज़ वाई वो हार्ट परसूट करके और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई। वेस्टर्न साइड का मसला ये है कि बॉर्डर पोरस है, माउंटेनस है, डिफिकल्टी है। नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, साउथ में डेजर्ट का एरिया है और वहाँ से भी हमारे ये बलोच, ये पठान भी और बलोच भाई भी आना जाना इनका रहता है। तो वल्नरेबिलिटी तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो फौज है वो दुनिया की 145 आर्मी में से अभी जो 2025 में रेटिंग आई है वो 12th मोस्ट पोटेंट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आर्मीज में शामिल होती है, जो कि यानी शहादतों का रेशो भी ऑफिसर टू सोल्जर हाईएस्ट है। मुराल भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रहता है। वो अल्लाह अकबर करके अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई करते हैं। अभी हमें करना यही है कि एक तो इंटरनल यूनिटी रहे, दूसरा डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट्स हैं मुल्की सतह पे भी और बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, साफ़ी टू साफ़ी, नोटेबल्स टू नोटेबल्स, हम कम अज़ कम अफगानिस्तान वाली साइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि दुश्मन का यही ख्वाब होता है कि आपको टू डायरेक्शन जो वॉर है उस सिनारियो में लेके जाए। और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आपने खुद इसराइल को सुना है कि उन्होंने कहा कि दुश्मन नंबर 1 तो ईरान है, तो 2 पाकिस्तान है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हम इरिटेंट है। तो मैं अभी एक आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि देखें, 20वीं सदी की इब्तदा में जो एक जर्मन मुहक्किक और राइटर और थ्योरिस्ट क्लॉज़विट्ज़ ने ये कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी मुल्क की भी वो होती है जिसको अगर आप न्यूट्रलाइज कर दें तो मुल्क गिर जाता है। और उसमें ये कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। मसलन ये पर्सनालिटी में भी होती है, लीडर में, कि लीडर मसलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर गया तो टोटल उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर कैपिटल्स में होती है, मसलन मशरकी पाकिस्तान में ढाका के फॉल के बाद वहां सिचुएशन बदल गई। फिर आर्म फोर्सेस में होती है कि अगर आर्म फोर्सेस किसी कंट्री की ऐसी हो जो उनको यूनाइट करके रखा हुआ हो तो दुश्मन कहता है पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अटैक करो। दैट इज वाई इन पाकिस्तान आपने देखा कि अटैक आर्म फोर्सेस और उनकी लीडरशिप पे बहुत ज्यादा है किया हुआ है। लेकिन जहां तक ईरान का ताल्लुक है, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ना लीडर के अंदर है, ना और किसी चीज के अंदर है, ना कैपिटल में है। कैपिटल में घुसने की ये जुर्रत नहीं कर सकते। बूट ऑन ग्राउंड होंगे तो कैपिटल जाएगा। और इनकी जो है वो है अपनी रिजिलियंस, अपनी आइडियोलॉजी के अंदर, अपनी कन्विक्शन और अपनी यूनिटी के अंदर। देखिए, ईरान के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर डिफरेंसेस पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन ये जब मुल्क की बात आती है तो वो सारे इकट्ठे हैं और वो चलाते हैं। तो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ईरान के साथ हमारे ताल्लुक बड़े अच्छे रहे हैं और हम चाहते हैं कि रहे, लेकिन अफगानिस्तान को हमें न्यूट्रलाइज करना होगा और इंडिया को भी अंगेज करना होगा टॉक्स के अंदर बैनुल-अक़वामी प्रेशर दे के। अदरवाइज जब तक बीजेपी की हुकूमत है और मोदी वहां है जो आरएसएस का सरगना है और जिसके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, वो कभी भी पाकिस्तान को माफ करने को तैयार, उसको टॉलरेट ही नहीं कर सकते। अब तो ये है कि कमोडोर साहब, पाकिस्तान के हवाले से अभी जनरल क्यूम साहब ने रिजिलियंस का जिक्र किया, आइडियोलॉजी का जिक्र किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र किया।
और इंटरनल यूनिटी का जिक्र किया। इंटरनल यूनिटी बड़ी मैटर करती है पाकिस्तान के केस में। आप सारे फ्रंट के लिए भी आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी तो उसके लिए भी इंटरनल यूनिटी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपने हालात को, अपने दाएं बाएं नेबर्स की सूरत हाल को और सरहदों की सूरत हाल को देखते हुए भी तो कोई चीज़ स्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी ना। एयर कमोडोर साहब। जी मलिक साहब, जब मई 2025 में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो फतह हासिल हुई थी इस कौम को और मुसल्लह अफवाज को, तो बहुत सारे आप जैसे सीनियर एंकर्स के साथ जब मैं बैठा प्रोग्राम कर रहा होता था तो मुझसे ये पूछा जाता था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है और इंडिया के पास क्या चॉइस है। और उस वक्त भी मैं कहता था कि वो सिर्फ प्रॉक्सी चॉइस रह गई है उनके पास। प्रॉक्सी वॉर है, वो बैक हैंड पे स्टैब करेंगे चाहे किसी तरीके से करें। आपने देखा चंद महीनों में वो अनफोल्ड होना शुरू हुई। हिंदुस्तान ने वो नेक्सस डेवलप किया जो अनयूजुअल था, अननेचुरल था, कॉमन ग्राउंड नहीं थी, ना बॉर्डर मिलते थे, ना रिलीजन मिलता था, ना जुबान मिलती थी, ना अदरवाइज कोई चीज। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो था पाकिस्तान एक दुश्मन। और आप देख रहे हैं बाकी मैनिफेस्टेशन जैसी हो रही है दुनिया में। प्रॉक्सी सबसे ज्यादा कामयाबी वहीं होती है जहां पे लोगों के दरमियान और जो गवर्नमेंट में होती है या रूलर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, जुडिशरी होती है, उनके दरमियान जितना वैक्यूम ज्यादा होगा दुश्मन को पेनिट्रेट करने का उतना ही मौका मिलता है। आपने नोट किया होगा कि बलूचिस्तान में इन जो दहशतगर्द हैं वो कैडेट कॉलेज पर क्यों ज्यादा हमला करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो दहशतगर्दों की पहले नर्सरी होते थे बच्चे, वो उनको इंगेज किया मेन स्ट्रीम के अंदर, पाकिस्तान आर्मी लेकर आई तो फिर उन्होंने समझा कि ये तो हमारी नर्सरी को लेकर चले गए हैं। तो बेसिकली जब वो बच्चा एक कैडेट कॉलेज में जाएगा तो जरूरी तो नहीं कि उसे फौजी अफसर ही बनना है, वो जुडिशरी में भी जा सकता है, वो लॉ भी कर सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो जब पढ़ लिख जाएगा तो इस मुल्क की तरफ से जो अगर उसके अंदर सेंस ऑफ डेप्रिविएशन है भी तो जाहिर है वो इरोड हो जाएगी। तो आई थिंक जितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कौम के अंदर होती है उतनी ही आपकी डिफेंस मजबूत होती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जनरल साहब मेरे से एग्री करेंगे, हम इस कौम के हाथ में एक वेपन होते हैं। जो जिस्म होता है वो ये 25 करोड़ लोग हैं। जितने यूनाइटेड होंगे, जितने इनका रिजॉल्व ज्यादा होगा, जिनकी इंटेल हौसला ज्यादा होगा इनका, जितनी इनके डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड होगी, उतना वेपन ठीक काम करेगा। तो जितनी डिसइंटीग्रेशन होगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है। जनरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर फ्रंट पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हर ज्यादा मैक्सिमम शायद 100% को तो मैं नहीं कह रहा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नेशनल कॉज के ऊपर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी नजर आनी चाहिए। हर एक को अपनी गरज कहीं ना कहीं एंड करके ये देखना चाहिए कि ये मुल्क की सॉवरेनिटी है। तो ऑब्वियसली तो अभी केपीके में बलूचिस्तान में ज्यादा क्यों उधर हो रहा है, तो हमें एक एंगेज करना चाहिए। आखिरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करता चलूं, एक जनरल वॉटसन थे, वो वॉरबर्टन थे जो ब्रिटिश जर्नल थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, ये 1800 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे मुल्क में जब कब्जा किया था अंग्रेजों में तो उन्होंने एक जो एफसी है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने बनाई थी और आज भी वही है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था लेट द कीपर्स ऑफ द लैंड बी द लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड, विच मीन्स जो ओनर्स हैं, इसका मतलब है जितनी ओनरशिप होगी आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेक हाई हो जाएंगी, आपकी उतने ही ज्यादा आपकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक कोई मैजिक टूल नहीं है, सिर्फ एक हमें यूनिटी ज्यादा दिखानी है, अब मुत्तहिद होकर मिलना है। हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन होती है जब हम अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है, वो तो कहेंगे आई जस्ट होप कि हमारी जो लीडरशिप है, जो करंट डिसीजन मेकर्स हैं, जनरल क्यूम साहब की, डॉक्टर जमील साहब की और खालिद चिश्ती साहब आपकी, ये आरा जो हैं मुल्क को अंदर से जोड़ने वाली, वो सारे सुन भी रहे हैं और अपने फैसलों में वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जोर देकर कि कौम को जोड़ के रखें, उसकी तरफ वो जाएं भी। आज के प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।